नमस्ते। कल की क्लास के बाद आज पुनः हम व्यवसाय वाले चैप्टर को आगे लेंगे। मैंने देखा कल बहुत सारे बच्चों के व्यूज़ आए हुए थे, कुछ 2-4 क्वेश्चन भी आए हैं। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उन्हें उनके व्हाट्सएप पेज पे मिल गया है। आज पुनः अपन मानव के व्यवसाय को लेंगे। प्राथमिक व्यवसाय जो है, उस प्राथमिक व्यवसाय के जो बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों की हमें आज पुनः बात करनी। कल की क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि क्या मानव का व्यवसाय थे, क्या उनकी परिभाषाएं थी। आज डिटेल से हम उन्हें चरणबद्ध तरीके से लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय जो है उसकी परिभाषा के बारे में कल मैंने कहा था कि मानव के वह व्यवसाय जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। आज हमें पढ़ना है कि कौन से महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय है। जैसे हमने कल कहा था, आखेट करना, मछली पकड़ना, भोजन संग्रहण करना, यह सब मानव के प्राथमिक व्यवसायों की श्रेणी में आते हैं। कृषि करना, पशुचारण करना, ये सारे मानव के प्राथमिक व्यवसाय थे। आज हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम पशुचारण की। प्राचीन समय का भी और वर्तमान समय का भी यह एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है पशुचारण, जो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है। पशुओं को चराना, उनके दूध का व्यापार करना, उनके मांस का व्यापार करना, दूध से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार करना, ये सारे इस पशुचारण के अंदर शामिल रहेंगे। इस पशुचारण को एग्जाम की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है चलवासी पशुचारण, इसे हम परंपरागत पशुचारण भी कहते हैं। एक तो है ये। दूसरा जो है वो है वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुचारण या पशुपालन, इसे वाणिज्यिक पशुपालन भी कहते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन भी इसे कहा जाता है। क्या है ये, कैसे इसका प्रश्न आता है? जैसे आपने पिछली क्लासों के अंदर देखा होगा और पिछले पेपर के अंदर भी आपने ये देखा होगा कि इसका जो परीक्षा में क्वेश्चन आया है उसमें सबसे पहले पूछा गया है अंतर। कोई 4 अंतर बताइए, कोई 4 अंतर बताइए। इन 4 अंतरों का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सबसे पहले एग्जाम में इस प्रश्न को हल करने का तरीका आना चाहिए। उत्तर किस प्रकार से देना है। परीक्षा में लिखा हुआ है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में कोई 4 अंतर लिखिए, तो अपने को ध्यान रखना है जब भी हम ऐसा लिखें, इस प्रश्न का आंसर लिखें तो ऊपर लिखें चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर, और फिर सारणी बनाएं, एक चार्ट बनाएं। किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। परंपरागत पशुपालन के अंदर सरल सी भाषा में ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है वो क्या है। चलवासी पशुचारण जो है उसका उद्देश्य होता है जीवन निर्वाह करना, यानी ये पशुपालन जो होगा, चलवासी पशुपालन जो होगा वो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाएगा। व्यापार करना इसका उद्देश्य नहीं रहेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य है जीवन निर्वाह करना। दूसरी बड़ी बात, इसके अंदर इसे चलवासी क्यों कहते हैं, तो इस दूसरी बड़ी बात में ध्यान रखना है, इसमें चारागाह का स्थान जो है स्थान तय नहीं होता, यानी जहां घास की उपलब्धता होती है वहां पे पशुओं को ये रखेंगे, और जैसे ही घास खत्म होगा अपने पशुओं को लेकर चरने के लिए अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी जो पशुपालक जातियां हैं वह अपने पशुओं को चराने के लिए जब घास अपने इधर होती है तो अपने यहाँ चराते हैं, जब घास इधर नहीं होती तो यहाँ से पूर्व के अंदर लेके अपने पशुओं को लेके चराने के लिए चले जाते हैं।
तो इनका चारागाह का स्थान क्या नहीं होगा, तय नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, इसमें पशुओं की संख्या जो है, पशुओं की संख्या है वह तय नहीं होगी, वह तय नहीं होगी। पशुओं की संख्या जो होगी वो क्या नहीं होगी, तय नहीं होगी। आगे वाली बात जो है, इसमें विभिन्न प्रकार के पशु, विभिन्न प्रकार के जो पशु है, विभिन्न प्रकार के पशु एक साथ पाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु एक साथ पाले जाते हैं। पहला उद्देश्य इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना होता है। दूसरा था चारागाह का स्थान तय नहीं होता। तीसरा है पशुओं की संख्या है ना तय नहीं होगी। और चौथा है विभिन्न प्रकार के पशु एक साथ यहाँ पे पाले जाते हैं। आगे वाली बात में पांचवी बात है, इसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों, इसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। आपसे परीक्षा के अंदर ऐसे बहुत सारे इसकी विशेषताएं हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखी है, हम वहां से पढ़ सकते हैं। और मोस्टली जो है जिसके बारे में हमें हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखना है वो ये है, उद्देश्य है जीवन निर्वाह करना। चलवासी पशुचारण, जब आपसे पूछा जाएगा चलवासी पशुचारण की कोई 4 विशेषताएं बताइए या चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में कोई 4 अंतर बताइए, तब अपने को ये ध्यान रखना है कि पहली इसकी विशेषता जो है वो क्या है कि चलवासी पशुचारण का उद्देश्य जीवन निर्वाह करना होता है। दूसरी वाली बात है, इसमें चारागाह का स्थान तय नहीं होगा, मतलब ये इनका वैकल्पिक स्थान नहीं होता। जहां इन्हें अपने पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है वहां पे ये अपने पशुओं को रखते हैं और फिर उस पशुओं को वहां से लेके चले जाते हैं। इसके बाद तीसरी है पशुओं की संख्या तय नहीं होगी। पशुओं की संख्या जो होगी वो क्या नहीं होगी, तय नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के पशु एक साथ क्या होंगे, पाले जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें पूंजी का निवेश बहुत ही सीमित होता है। कृषक जो है वो परंपरागत विधियों से ही क्या करेगा, पशुपालन का कार्य करेगा। जब हम वाणिज्यिक पशुपालन के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ भी इसका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। उद्देश्य के अंदर ध्यान रखना है, जहाँ चलवासी पशुचारण का उद्देश्य लिखा है, चलवासी पशुचारण का उद्देश्य जहाँ जीवन निर्वाह करना है, वही वाणिज्यिक पशुपालन का जो उद्देश्य है वो व्यापार करना है, व्यापार करना। चलवासी पशुचारण में तो पशु इसलिए पाल रहे थे क्योंकि उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना था, लेकिन वाणिज्यिक पशुपालन में पशु इसलिए पाल रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, व्यापार करना। इसका उद्देश्य क्या होगा, व्यापार करना। दूसरी वाली बात है, दूसरा अंतर जो आएगा वो आएगा चारागाह का स्थान तय होता है, निश्चित होता है। चलवासी पशुचारण के अंदर था कि चारागाह का स्थान तय नहीं होगा, लेकिन वाणिज्यिक पशुपालन के अंदर, व्यापारिक पशुपालन के अंदर है कि चारागाह का स्थान क्या होगा, एक निश्चित स्थान होगा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े चारागाह क्षेत्र होते हैं जिन्हें व्यापारिक पशुपालन के अंदर कहा जाएगा रेंज। बड़े जो पशुपालन के क्षेत्र होंगे उन्हें कहा जाएगा रेंज। आगे वाली बात इसके अंदर पशुओं की संख्या जो होगी, पशुओं की जो संख्या है वह पशुओं की संख्या चारागाह की क्षमता के अनुसार होती है। चारागाह की क्षमता के अनुसार होती। हमने चलवासी के अंदर देखा था कि पशुओं की संख्या निश्चित नहीं होगी, तय नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि पशुओं की संख्या किसके साथ होगी, चारागाह की क्षमता के आधार पर होगी। आगे वाली बात, इसमें वाणिज्यिक पशुपालन के अंदर या व्यापारिक पशुपालन के अंदर एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाएगा, एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। क्या होगा भाई,
इसमें एक ही प्रकार के फसलों को पाला जाता है। आगे वाली बात है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और साथ में जो नीचे वो नंबर चल रहे हैं उससे आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। सरल सा प्रश्न था, परीक्षा में आता है और रिपीट भी होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है इस बार की, है ना। इस प्रश्न को पूछेंगे दो तरीके से, या तो पूछेगा चलवासी प्रसारण की कोई विशेषता बताइए, 4 विशेषता बताइए या 5 विशेषता बताइए। 5 से भी नहीं पूछेगा, 4 पूछेगा, तो 4 याद रखेंगे। 4 में पहली विशेषता जीवन निर्वाह करना, उद्देश्य क्या है इसका, जीवन निर्वाह करना। दूसरी वाली बात, चारागाह का जो स्थान होगा वो क्या नहीं होगा, तय नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाएंगे, पशुओं की संख्या तय नहीं होती है, और इसमें किसी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब हम व्यापारिक पशुपालन की या वाणिज्यिक पशुपालन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है व्यापार करना। चारागाह का स्थान क्या होगा, तय होगा। बड़े चारागाह क्षेत्र, एक नंबर का सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है, रेंज क्या होता है। पहला सवाल पूछा गया रेंज क्या होता है, तो बड़े पशुपालन जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। आगे वाली बात, पशुओं की संख्या चारागाह की क्षमता के अनुसार होगी, और साथ में एक ही प्रकार के पशुओं को यहाँ पे पाला जाएगा, और इसमें सभी प्रकार की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। एक तो सवाल ये बनता है इस टॉपिक से। दूसरा सवाल ये सवाल और महत्वपूर्ण बनता है, वो ये है कि चलवासी पशुचारण जो है इसकी संख्या वर्तमान समय में सीमित होती जा रही है। देखिए, ये परीक्षा में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया है कि वर्तमान में चलवासी पशुपालकों की संख्या में कमी आ रही है, तो इसका क्या कारण है। इसके दो कारण हैं। चलवासी पशुचालकों की संख्या में कमी आने के दो प्रधान कारण हैं, उनके बारे में अपने को याद रखना है। थोड़ा सवाल बनता है यहाँ एग्जाम की दृष्टि से। एक तो होता है राजनीतिक सीमाओं का निर्माण, और दूसरा है नई बस्तियों का निर्माण। देखो, सीमाएं जैसे हम देखते हैं, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा नहीं थी। यहाँ के और वहाँ के जो पशुपालक थे दूसरे क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने के लिए जाते थे, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा बन गई, उसके बाद पाकिस्तान के पशुपालक इधर नहीं आ सकते, भारतीय पशुपालक उधर नहीं जा सकते, तो राज्य सीमाओं का निर्माण हो गया। नई बस्तियों का उदय हुआ। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कोई क्षेत्र होता है वो डेवलप हो जाता है। पहले ये कृषि का क्षेत्र होता है, वनों का क्षेत्र होता है, वहाँ आसानी से पशुपालन का कार्य किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मकान बन जाएंगे, आबादी बस जाएगी, स्कूल कॉलेज बन जाएंगे, तो वहाँ पर भी पशुपालन का कार्य फिर नहीं होगा। तो ये दो ऐसे कारण हैं। देखो, इस सवाल एग्जाम में महत्वपूर्ण है, रेंज भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या कारण है कि चलवासी पशुपालन की संख्या में कमी आ रही है। तो इस वजह से क्या आ रही है, कमी आ रही है। एक सवाल परीक्षा में आने लायक तो इस पार्ट में से ये है। दूसरी वाली हम बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा कृषि से। हम देखा है कि इस बार हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अंदर कृषि के बहुत सारे प्रकार देते हैं, और इन बहुत सारे प्रकारों के बारे में अपने को जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनमें से मैं 3 बताऊंगा अभी आपको, और इन 3 में से एक की आने की भरपूर संभावना है आपके बोर्ड के एग्जाम में। 3 में से 100% आएगा। ये तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने को इस टॉपिक को समझना है। कुछ नहीं है, सरल सा विषय है, भूगोल एक सरल सा विषय है। 56 में से 50 नंबर, 54 नंबर या 56 आउट ऑफ 56 लाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बनस्पत बाकी सब्जेक्ट है। हमें टाइम भी मिला बहुत सारा, कोरोना की जैसे बहुत सारा टाइम मिला अपने को, 1 से 1.5 महीना रहने के लिए अपने को मिल गया, कम नहीं है भूगोल पढ़ने के लिए। हम बात करते हैं कृषि की। सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है हमारा, इसीलिए वर्तमान टाइम में हम क्या है, हम दुनिया में अब सबसे आगे। हमारी भूखे मरने की कंडीशन नहीं है, आराम से इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, हम आराम से यहाँ पे उत्पादन हुआ है, आराम से खा सकते हैं, गरीबों का पेट भर सकते हैं। तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमें यहाँ जो कृषि पढ़नी है वो विश्व के संदर्भ पढ़नी है, कृषि के प्रकार पढ़ने हैं। उन कृषि के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हमारे सामने जो पहला आएगा वो आएगा स्थानांतरण
स्थानांतरणशील कृषि। देखो ध्यान रखना है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं और वो इसके नाम को लेके आते हैं और इसका जो नाम है वही इसकी विशेषता है। देखो लिखा हुआ है स्थानांतरण, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, इसका संधि विच्छेद होगा स्थान प्लस अंतरण। स्थानांतरण नहीं हुआ ना, स्थान प्लस अंतरण है ना, मतलब स्थान बदल रहे हैं। स्थान क्या कर रहे हैं? स्थान बदल रहे हैं। पहली विशेषता उसकी ये हो जाएगी कि कृषि का वह प्रकार जिसमें एक निश्चित स्थान पर कृषि करने के बाद उपजाऊपन खत्म होने पर स्थान बदल लिया जाता है, मतलब बहुत ही परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। जमीन में किसी प्रकार के उर्वरक का ये प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। 2-3 साल कृषि कार्य करेंगे उस स्थान पर और जैसे ही उस स्थान की उत्पादक क्षमता कमजोर हो जाएगी, उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, तो वे उस स्थान छोड़ देंगे और अन्यत्र कहीं पर चले जाएंगे कृषि करने के लिए। स्थान बदल लिया तो कृषि कौन सी हो गई? स्थानांतरित कृषि हो गई। इसी कृषि को हम बोलते हैं झूमिंग कृषि। इसका अगला नाम होता है झूमिंग कृषि। देखो उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर, उत्तरी पूर्वी भारत में जो गोल घेरे होते हैं, उन गोल घेरों को बोलते हैं झूम। उत्तरी पूर्वी भारत में जो गोल घेरे होते हैं उन गोल घेरों को बोलते हैं हम झूम। और इस झूम में जो कृषि होती है वो कहलाएगी झूमिंग कृषि। ध्यान रखना है, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर जो कृषि कार्य होता है ना, वो गोल घेरों में होता है और गोल घेरों में जो कृषि कार्य होता है उसे उत्तरी पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं। इस कृषि को क्या बोलेंगे? झूमिंग कृषि बोलेंगे। ठीक, इसका नाम हो गया झूमिंग कृषि। इसके बाद में इस कृषि को एक और कृषि बोला जाता है काटो और जलाओ कृषि। देखो ये भी इसकी विशेषता है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर खेत को तैयार करने के लिए वनों को काटते हैं, है ना। और वनों को काटने के बाद क्या करेंगे? उसे जलाएंगे, काटने के बाद जलाते हैं। काटो और जलाओ कृषि, इसे बोलते हैं स्लेश और बर्न कृषि, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे स्लेश और बर्न कृषि। परीक्षा का सवाल ही पूछा गया है, स्लेश और बर्न कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए। तो क्या है? वनों को काटते हैं, काटने के बाद क्या करेंगे? जलाएंगे, और जो उसकी राख होगी, राख के ठंडी होने पर वर्षा के दौरान बीज फेंक देते हैं। बीज जो होंगे उन्हें फेंक देंगे, या अपन कहेंगे बो देंगे। फेंकते हैं, अपन कहेंगे बो देंगे, है ना। तो वन है, वनों को काटा है, काटने के बाद में जलाया है, और जलाने के बाद में क्या हुआ? जब राख ठंडी हुई वर्षा के दौरान तो क्या कर दिया? वहां बीज फेंक दिए और बीज उग गए, उसके बाद फसल प्राप्त कर ली। आगे वाली बात में कृषि होती है परंपरागत, है ना, आदिमकालीन कृषि भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी औजार काम में ले रहे हैं और परंपरागत औजार काम में ले रहे हैं, जैसे कुदाली हो गई, फावड़ा हो गया, इनसे ये काम होते हैं। अगला इसका जो उद्देश्य है, इस कृषि का जो उद्देश्य है वो भी है निर्वाह करना। क्या निर्वाह करना? जीवन निर्वाह करना, ना। ये कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। सरल सी बात है, नाम क्या दिया हुआ है? स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है। स्थान बदल के कर रहे हैं इसलिए स्थानांतरित कृषि। दूसरी वाली बात, गोल उत्तरी पूर्वी भारत में गोल घेरे में कर रहे हैं इसलिए झूमिंग कृषि बोल रहे हैं। काटो और जलाओ कृषि, वनों को काटते हैं, काटने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख ठंडी होती है उस राख ठंडी में बीज डाल देते हैं। फिर परंपरागत जो औजार हैं परंपरागत औजारों से कृषि कार्य कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? जीवन निर्वाह करना है। परंपरागत समय में कृषि जब शुरू हुई थी, शुरुआत में कृषि का यही प्रकार अस्तित्व के अंदर आया था। वर्तमान टाइम में भी विश्व के अनेक क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जा रही है। इसके अन्य कई नाम है, सब देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी अपना राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है, इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसी कृषि को बोलते हैं वालरा।
इस कृषि को बोल रहे हैं वारा, है ना। इंडोनेशिया में इसी कृषि को बोलेंगे लदान, लादान, ठीक है। श्रीलंका में से बोलेंगे चेना, ब्राजील में बोलेंगे रोका। ये इस कृषि के अन्य नाम है। लादान लिखा हुआ है, लादान, ये लादान, ये हमारी कृषि है स्थानांतरित कृषि। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कृषि के जिस प्रकार की विशेषताएं मैं इस क्लास में आपके साथ साझा कर रहा हूँ वह आपको इम्पोर्टेंट मान के पढ़नी, क्योंकि यहाँ से आपके 3 नंबर का सवाल पुटअप होगा। कृषि के जो 9 प्रकार हमारे दिए हुए हैं उन 9 प्रकारों में से अपने 3 प्रकार ऐसे हैं, है ना, जिनमें से 3 नंबर का सवाल परीक्षा में आ सकता है। और इन 3 की केवल विशेषताएं 5 विशेषता अपने याद करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके नाम से हमने इस कृषि की 5 विशेषता निकाली और बहुत सारी विशेषता हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखी है, हम वहां से पढ़ रहे, लगातार पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन उन विशेषताओं में ये विशेषताएं अपन जोड़ लें, याद कर लें, तो आसानी से हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमें कोई विशेष प्रकार की समस्या यहाँ पे आएगी नहीं। इसके बाद अगला जो हमारा प्रकार दिया हुआ है कृषि का, वो कृषि का प्रकार है आदिम स्थायी कृषि। देखो जो स्थानांतरणशील कृषि हमने पढ़ी है उस स्थानांतरणशील कृषि में किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थान बदल रहे हैं, जब जनसंख्या बढ़ी, कृषि पे लोगों की निर्भरता बढ़ी, है ना, स्थान बदल करके कृषि कार्य करना फिर सफल नहीं रहा। तो यही लोग जो आदिम निर्वाह कृषि करे थे उन्होंने कृषि का नया शुरू किया, वो था आदिम स्थायी कृषि। विशेषताएं लगभग वैसी है जैसे स्थानांतरण कृषि की विशेषता थी। यहाँ चेंज केवल इतना सा किया गया है कि इस प्रकार की कृषि में कृषक अपना स्थान नहीं छोड़ता, वह उसी स्थान में बना हुआ रहेगा। दूसरी बड़ी बात अपने को यह ध्यान रखनी है, इसमें प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ खाद दी जाएगी, और खाद कौन सी दी जाएगी भाई, खाद दी जाएगी, जैविक खाद दी जाएगी, ये गोबर की खाद दी जाएगी, पत्ते डाल दी जाएंगे, इनसे यह कृषि कार्य किया जाएगा। आगे वाली बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें सिंचाई भी होती है। देखो जब वहां तो ये था स्थानांतरित कृषि में क्या था कि जमीन की जैसे उपजाऊपन खत्म हुआ, क्षेत्र छोड़ दिया, अन्यत्र कहीं चले गए। लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, लोगों की कृषि पर निर्भरता बढ़ी, क्या कर दिया, एक ही जगह पे रहकर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हम देख रहे जब हमारा खेत बंजर हो जाता है तो हमारे खेत को प्राकृतिक रूप से उत्पादक बनाए रखने के लिए उसके अंदर बहुत बड़ा खाद देते हैं, सिंचाई करते हैं। ऐसा ही कार्य सारा यहाँ पर किया गया। तो ये आदिम स्थायी कृषि थी। ये देखना, ये एग्जाम में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कौन सी थी, स्थानांतरित कृषि महत्वपूर्ण थी। आगे वाली बात में हम पढ़ते हैं दूसरी कृषि। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये आएगी आपकी जीवन निर्वाह कृषि। तीसरा कृषि का प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि। देखो क्या चीज होती है जीवन निर्वाह कृषि, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो जीवन निर्वाह कृषि, इसका उद्देश्य क्या है, निर्वाह करना, जीवन यापन करना। उद्देश्य क्या है इसका, जीवन यापन करना। लेकिन यहाँ अपने को एक बात की ध्यान रख लेनी है कि जो कृषि का ये प्रकार दिया हुआ है जीवन निर्वाह कृषि का, इसके अंदर इसके नाम एक शब्द और जोड़ते हैं अपन, गहन जीवन निर्वाह कृषि, है ना। यहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी, जनसंख्या अधिक होगी और कृषिगत जो भूमि है वो कम होती है। इसलिए भूमि पे क्या रहेगा, भूमि पे जनसंख्या का दबाव रहेगा, है ना। और जब भूमि पे जनसंख्या का दबाव अधिक है तब यहाँ आपने को एक बात याद रखनी है, इसकी प्रमुख विशेषता के तरह विशेषता आती है कि इसमें प्रति हेक्टर उत्पादन
अधिक होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होगा भाई, अधिक होगा, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। ये उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहां कृषि का जमीन पे जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक हो। ये वहां पे की जाएगी जहां जनसंख्या का दबाव है वो कृषि के क्षेत्र पे बहुत अधिक है। जैसे भारत जैसे देश के अंदर इसी प्रकार कृषि की जाएगी, जनसंख्या अधिक है, कृषि का क्षेत्र कम है, कृषि का क्षेत्र कम है तो जनसंख्या की भरण पोषण की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाएगी। कुछ विशेष बात इस कृषि के अंदर नहीं है, अपने को ये याद रखना है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। इसके बाद आगे वाली कृषि का जो प्रकार आता है वो आता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो यहाँ अपने को कुछ बात याद रखनी है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, आप आराम से पढ़े, बता चुका हूँ। स्थानांतरणशील कृषि भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि महत्वपूर्ण है। इसका सवाल तुलना का आ सकता है, इसका सवाल इसकी विशेषताओं का आ सकता है। अपने को ये ध्यान रखना है, पाठ्य पुस्तक के अंदर 9-10 विशेषताएं दे रखी है, हमें केवल 5 विशेषताएं आनी चाहिए, और 5 विशेषताएं क्वेश्चन जो आया है एग्जाम के अंदर वो आया है 5 विशेषता बताइए, 4 विशेषता बताइए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शब्द को समझो, अर्थ समझो उसको अपने आप, इसकी विशेषता आप लोगे। विस्तृत का मतलब क्या होगा, बड़ा, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, व्यापार किसका कर रहे हैं, अनाज का व्यापार कर रहे हैं, बड़े क्षेत्र में अनाज के व्यापार के लिए की जाने वाली कृषि कौन सी होगी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो यहाँ एक बार ध्यान रखनी है, यह कृषि बहुत बड़े क्षेत्रों, बहुत विस्तृत क्षेत्रों में, बहुत विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। पहली वाली बात तो ये है ना। उद्देश्य होगा इसका व्यापार करना, व्यापार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, व्यापार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी वाली बात अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, फसल बोने से लगाकर काटने तक का पूरा कार्य मशीनों से होता है। फसल बोने से लगाकर पूरा काटने तक का पूरा कार्य किससे होगा, मशीनों से होगा, इसीलिए इसे यंत्रीकृत कृषि भी कहा जाता है, यंत्रीकृत कृषि भी कहा जाता है। यहाँ एक बड़ी बात मेरे को ये भी याद रखनी है कि इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, इसमें अधिक होगा, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। देखो क्षेत्र बड़ा रहेगा, सारा काम बोने से लेकर काटने तक का सारा काम इसमें किया जाएगा, मशीनों से किया जाएगा, तो कृषक की जो निर्भरता होगी इससे बहुत ही कम होगी। इसके बाद आगे वाली बात आनी है, इसमें गेहूं, जौ, जेई आदि फसलें बोई जाएगी, फसलें बोई जाएगी। तो अपने को सरल सी भाषा में बात करनी है, बहुत बड़ी कृषि का प्रकार है, कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में की जाएगी, कृषि व्यापार करना होगा, बोने से लगाकर काटने तक का सारा काम इससे होगा, मशीनों से होगा, इसीलिए इसे यंत्रीकृत कृषि बोलते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। जो गेहूं, जेई ये क्या है, महत्वपूर्ण फसलें। इसके बाद आगे वाली कृषि आती है बागाती कृषि, कृषि का नया प्रकार है, ये ब्रीफ पढ़ेंगे अपन, बागाती कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, इनकी बहुत संक्षिप्त जानकारी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सवाल जो आएगा वो यहाँ से 1 नंबर का आएगा, 3 नंबर का सवाल नहीं आएगा।
कुछ प्रकार लिखता हूँ मैं कृषि के तुम्हारे सामने। यहाँ पे एक लिखता हूँ बागाती, ठीक, ये लिखता हूँ मिश्रित, ठीक। देखो बागाती मतलब बागानी कृषि, फल फूलों की कृषि, चाय की कृषि, केवा की कृषि, ये बागाती कृषि। एकल फसली कृषि कहा जाएगा, बड़े बड़े बागानों में केवल एक ही फसल की पैदावार की जाएगी, बागाती कृषि। तो औपनिवेशिक काल में इसकी शुरुआत हुई है, बागाती कृषि। समझ आ रहा है? ये सवाल पूछा जाएगा बागाती कृषि की शुरुआत भारत में कब हुई, तो कब हुई है? औपनिवेशिकरण के युग में बागाती कृषि की शुरुआत होती है। मतलब जहाँ अंग्रेज आए, जिन क्षेत्रों में जो मूल फसलें नहीं हो रही थी, अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पे ये फसलें हो सकती है, यहाँ पे ये फसलें हो सकती है, उन्होंने वहाँ पर उस फसल का उत्पादन किया और वहाँ पर उस फसल का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये बागाती कृषि। मिश्रित कृषि की परिभाषा एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। मिश्रित कृषि का कतई मतलब ये नहीं है कि फसलों में विविधता। मिश्रित कृषि का कतई मतलब ये नहीं है फसलों में विविधता। मिश्रित कृषि का मतलब होता है फसल उत्पादन के साथ, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाए, पशुपालन किया जाए। या ये देखो क्या हो रहा है, फसल उत्पादन के साथ क्या किया जा रहा है, पशुपालन किया जा रहा है, इसलिए इस कृषि को बोलते हैं मिश्रित कृषि। परिभाषा में यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके बाद में कृषि दे रखी है दुग्ध कृषि। ये सरल सा भाग है, क्योंकि दुग्ध कृषि, यहाँ दुग्ध कृषि से अपने को इतना सा समझना है कि पशुपालन और जो कृषि कार्य हो रहा है वो साथ साथ क्या आता है। तो जहाँ पे पशुओं को पालते हैं और पशुओं का जो उत्पाद है, दूध है ना, घी है, मक्खन है, पनीर है, उसे बना के बेचा जाए तो क्या कहलाएगा, दूध कृषि कहलाएगी, ठीक है। ये भी इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से कृषि का और महत्वपूर्ण ये आती है 4 नंबर में हमारी ट्रक कृषि। ट्रक कृषि भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रक कृषि के अंदर अपने को इतनी सी बात ही ध्यान रख लेनी है कि कृषि का वह प्रकार जिसमें फल फूल सब्जी ये बोए जाएंगे, और कहाँ बोए जाएंगे, शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर। और शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों से जो जितना भी उत्पादन हुआ है, सब्जी का हुआ है, फलों का हुआ है, फूलों का हुआ है, ट्रक बागान और बाजार, ट्रक जो है वो बागान और बाजार के बीच की दूरी एक रात में तय करते हैं। ट्रक जो है बाजार और बागान के बीच की दूरी एक रात में तय करते हैं, और एक ही रात में यह बाजार से, बागान से सब्जी को लेकर बाजार पहुंचते हैं। इसीलिए इस कृषि को हम बोलते हैं ट्रक कृषि। कौन सी कृषि बोलते हैं इसे, ट्रक कृषि बोलते हैं। कहीं इसको फलोद्यान कृषि भी कहा जाएगा, फलोद्यान कृषि हमारे से अलग टॉपिक दे रखा है। सब्जी की कृषि कहा जाता है, फूलों की कृषि कहा जाता है, फल की कृषि कहा जाता है। लेकिन हो क्या रहा है इसके अंदर कि बड़े शहरों के पास, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ट्रकों के द्वारा बागान और बाजार के बीच की दूरी एक ही रात में तय की जाती है। इस कृषि को बोलते हैं कौन सी कृषि, ट्रक कृषि। ये आपकी कृषि के टॉपिक हुआ है पूरे। एग्जाम की दृष्टि से प्राप्त व्यवसाय के अंदर चलवासी पशुचारण महत्वपूर्ण है, कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खनन से इतने सवाल नहीं आ सकते, पशुपालन से सवाल आ सकता है, मछली पालन से सवाल नहीं आया, अभी तक नहीं आया किसी भी एग्जाम के अंदर। यहाँ एक और हमारे साथ आना है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का टॉपिक भी अपने यहाँ पे दिया हुआ है पशुपालन के संदर्भ के अंदर। तो अपने को एक बात रखनी है, जैसे सूडान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सूडान, सूडान में है सवाना, है ना, वेनेजुएला में जैसे लानोस, है ना, ब्राजील में से कंपास, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे हम देखते हैं पेरीज है, स्टेपीज है ना, डाउन्स है, ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके साथ ही आपका धन्यवाद।